आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 6 कर रहे हैं और चैप्टर भी 6 है। क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे पहला कैपिटल क्या था? और वज्जी जो दुनिया में सबसे पहला रिपब्लिक बना था उसका कैपिटल वैशाली था, जो कि अब बिहार में है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी बीपीएससी या पीएससी में आए हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, यानी कि राज्य, राजा और एक प्रारंभिक गणतंत्र। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहले के समय में राजा कैसे बनते थे। हमने 5th चैप्टर में देखा था कि जो जन होते थे वो अपना राजा चुनते थे, लेकिन लगभग 3000 साल पहले राजाओं को चुनने का तरीकों में कुछ बदलाव आया। जैसे कि अश्वमेधा यज्ञ से राजा चुनने जाने लगे। अश्वमेधा यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करता था। अगर उस घोड़े को कोई राजा जाने देता था तो उससे यह सिद्ध होता था कि जो यज्ञ कराने वाले राजा ने घोड़े को छोड़ा है वो बहुत ही ज्यादा बलशाली है। अगर उस घोड़े को किसी राजा के द्वारा अपने राज्य में पकड़ लिया जाता था तो उन्हें उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो वहीं अगर उस घोड़े को छोड़ दिया गया राजा के द्वारा और किसी राज्य के राजा ने नहीं पकड़ा तो अश्वमेधा यज्ञ किया जाता था उस राजा के द्वारा, जिसमें वो सारे राजा आते थे जहाँ जहाँ वो घोड़ा छोड़ा गया है और वो राजा पकड़े नहीं, और उन्हें उपहार में वो राज्य उस यज्ञ करने वाले राजा को दान में देना पड़ता था। इस यज्ञ में जो सबसे मुख्य होता था वो राजा होता था, जिसके लिए विशेष आसन होते थे। उनका सारथी जो युद्ध के मैदान में साथ होता था और राजा की बहादुरी का गवाही होता था। सभी रिश्तेदार, वैश्य, दूसरे राजा दर्शक होते थे। अब यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक किताब जो कि ऋग्वेदिक के बाद लिखा गया था गंगा यमुना नदियों के आसपास, जिसमें वर्ण की बात की गई है जो कि काम के अनुसार बटे थे। जैसे 4 वर्णों में पहला हो गया ब्राह्मण यानी कि पुरोहित, जो वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ कराते थे। फिर दूसरा वर्ण हो गया क्षत्रिय, जो यज्ञ करते थे, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनकी रक्षा करते थे, एक कुशल शासक का स्थान होता था उनका। फिर तीसरा हो गया विश्य या वैश्य, जो पशु पालते थे, व्यापार करते थे, किसान होते थे, वो भी यज्ञ करते थे। और आखिर में हो गया शूद्र, जो शिकारी होते थे, शिल्पकार होते थे, संग्रहक होते थे, शवों को दफनाने का काम करते थे। ठीक है, जैसे हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, चाहे वो शूद्र हो या वैश्य हो, क्षत्रिय हो या फिर पुरोहित हो, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत भेदभाव करते हैं और बहुत से नहीं करते, जिसके कारण सभी वर्णों में आपस में भेदभाव हुआ एक समय तक। पर वहीं उन्हीं वर्णों में अधिकतम लोग इसकी निंदा किया करते थे। जैसे उत्तरी पूर्वी जैसे इलाकों में रहने वाले लोग इसकी निंदा करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से भेदभाव होने लगता है और फिर वही बड़े लेवल पे होने लगता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे जनपद के बारे में कह रहा है, जिन राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए वे जनपद कहलाने लगे। जनपद का अर्थ होता है जहाँ जन अपने पैर रखे वहीं बस गए। जनपद में बस्ती के अवशेष मिले हैं, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला मिला है, मेरठ में हस्तिनापुर मिला है और अतरंजी खेरा मिला है ईटा के पास, और आखिरी के 2 उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इनसे यह पता लगता है कि यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी पालते थे और कई तरह के पशु भी पालते थे। वहीं चावल, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों भी उगाते थे। फिर यहाँ पर ये जो ग्रे पेंटेड जैसा कटोरा दिख रहा है, इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि यह चिकने और महीन मिट्टी से बना हुआ था और ग्रे पेंटेड था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह विशेष मौके पर यूज किया जाता होगा विशेष लोगों द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि वहीं पे मिट्टी के ग्रे और रेड कलर के घड़े मिले हैं और वही ग्रे पेंट बर्तन भी अलग से मिले हैं। अब यहाँ पे महाजन पद के बारे में बता रहा है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद कहलाने लगे, जिनकी राजधानी भी होती थी, और ये बिल्कुल
किले बंद होते थे, यानी फोर्टिफाइड होते थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हमें ये सारे याद करने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अवंती, उज्जैन हो गया, कांधार हो गया, तक्षशिला, हस्तिनापुर हो गया, पांचाल हो गया, कुरु हो गया, कोसाला हो गया, वैशाली हो गया। उसके बाद कौसंबी, तो कौसंबी में भी किलाबंद मिला है जो कि आज के प्रयागराज यूपी में है। उसके बाद वज्जी हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, राजगृह हो गया। तो यहाँ पे देखिए मगध और वज्जी, मगध जो था वो 200 सालों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, महाजनपद बन गया था, क्योंकि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। ये ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और अपने उपजाऊ जमीन के कारण बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मगध का कुछ इलाका जंगलों से घिरा था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में हाथी थे और वहीं यहाँ पे आयरन के बहुत से खदान थे, यानी लोहे के। मगध में कुछ पावरफुल राजा हुए, जैसे कि बिंबिसार हो गए, अजात शत्रु हो गए, उसके बाद महापद्मानंद हो गए, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट तक अपना शासन फैलाया। मगध का सबसे पहला कैपिटल राजगीर था, ठीक है, और मगध ही आज का बिहार है। उसके बाद जो सेकंड कैपिटल बना था वो पाटलिपुत्र बना था। तो आपको बताना है कि राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल किसने शिफ्ट किया था। और कहा जाता है कि 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो मैकेडोनिया यूरोप का था, जिसे दुनिया जीतने की लालसा थी, जिसने इजिप्ट, वेस्ट एशिया को भी जीत रखा था और वो भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के लिए आ रहा था। वो जैसे ही ब्यास नदी के पास पहुंचता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तब उसकी विशाल सेना आगे बढ़ने से डर जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। उस समय नंद एम्पायर थे। आपको बताना है कि वो कौन सा युद्ध था जो अलेक्जेंडर ने लड़ा था राजा पोरस के साथ झेलम नदी के पास, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद वो झेलम ब्यास के पास आया था, लेकिन ब्यास से वो आगे नहीं बढ़ पाया था। अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है। तो इसमें बता रहा है कि किले बंद जो होते थे वो लोगों और राज्य की सुरक्षा के लिए किए जाते थे। ये देखिए यहाँ पे एक फोटो दिखा रहा है, कौसंबी का है, जो कि किला बंद किया हुआ है, उसी का ये पिक्चर है, जो कि अभी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। तो आगे इसमें कह रहा है टैक्सेस के बारे में, यानी कि कर। टैक्सेस अब चूंकि लोगों के सुरक्षा के लिए और रोजगार के लिए जो बिल्डिंग्स या अन्य सुविधा लिए संसाधन की जरूरत थी, जिसके लिए अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती थी, जो लोग उपहार के रूप में लोग पहले कभी कभार दिया करते थे, उससे अब टैक्स के रूप में बदल दिया गया था नियमित रूप से, ताकि एक प्रॉपर अर्थव्यवस्था बनाई जा सके और राज्य को ढंग से चलाया जा सके। तो टैक्सेस में क्या क्या लगता था, चूंकि खेती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फसल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फसल पे वो 1/6 का कर वसूलते थे। उसके बाद उन्होंने शिल्पकारों को हर महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था, जो बुनकर या लोहार होते थे। उसके बाद पशुपालक थे, उनसे जो पशु के द्वारा मिलने वाले उत्पाद होते थे उससे भी लिया जाता था एक मात्रा में। जो व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो आज भी लगता है इस पे टैक्स, इस पे भी टैक्स उस समय लिया जाता था। और जो शिकारी या गैदरर्स यानी कि संग्राहक होते थे, उन्हें भी जंगल से मिलने वाले कुछ उत्पाद को देना पड़ता था। उसके बाद हम देखते हैं कि खेती में क्या क्या बदलाव आया। हम देखते हैं कि आयरन का इस्तेमाल जो था वो पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अब वो लोहे का औजार यूज करने लगे थे और वो धान भी उगाने लगे थे, जिसका तरीका उन्होंने बदल दिया था। पहले वे धान के पौधों को उगाते और फिर उसी पौधे को रोपते थे, जिससे प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। और इन कामों में जो माहिर होते थे, जैसे किसान हो गए, उन्हें काम करास बोला जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे मगध के बारे में बताया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे वज्जी के बारे में बता रहा है। तो वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली है, जो कि बिहार में है, यहाँ अलग शासन व्यवस्था था, जिसे गण या
संघ कहते थे। गण का अर्थ होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत से मेंबर हो, और संघ का अर्थ होता है कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अनेकों राजा राज्य करते थे और साथ मिलकर अनुष्ठान करते थे, सभाएं करते थे और हर डिसीजन को साथ मिलकर के लेते थे। बुद्ध और महावीर भी इसी जगह से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बुद्ध की किताब दिग् निकाय से अकाउंट मिला है, ये जो कि 2300 साल पुराना है। इसमें बता रहा है कि जो अजात शत्रु थे वो वज्जी पे अटैक करना चाहते थे। आपको बताना है कि ये कहाँ के राजा थे, ठीक है, कहाँ राज्य करते थे। तो वो अटैक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री जिसका नाम था वस्करा, उसे उन्होंने बुद्धा के पास भेजा सलाह मशवरा के लिए, क्योंकि वो वज्जी पे अटैक करने वाले थे। तो बुद्धा ने वस्करा से पूछा कि क्या वज्जी अक्सर सभाओं में मिलते हैं? तो मंत्री ने हाँ कहा। तो बुद्धा ने कहा कि वज्जी तब तक तरक्की करेंगे जब तक वे अक्सर या पूरी सभाएं करेंगे, वे मिलकर काम करेंगे, वे नियमों का पालन करेंगे, वे बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी सुनेंगे। वज्जी महिलाओं को जबरदस्ती नहीं रखता है। शहरों और गांव में स्थानीय मंदिर बनाए गए थे। अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले संतों का सम्मान देते हैं और उन्हें देश में आने जाने की आज़ादी देते हैं। तो इन सभी रीजन से वज्जी जो है वो हमेशा तरक्की करेगा, ऐसा बुद्ध ने कहा था। तो बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया 1500 सालों पहले तक, फिर आखिर में गुप्ता रूलर्स ने वज्जी को कॉन्करर किया था, यानी जीता था। और अब यहाँ आखिर में एक फैक्ट बता रहा है कि यूनान यानी कि ग्रीस और एथेंस में 2500 साल पहले एथेंस में लोकतंत्र था, जहाँ पे 30 साल से ऊपर के लोगों को फुल सिटीजनशिप मिला हुआ था, यानी पूर्ण नागरिक। और जो 40 से ऊपर वाले लोग होते थे सिर्फ वही डिसीजन ले सकते थे, वही फैसला ले सकते थे। पदों पर नियुक्ति जो होती थी वो लॉटरी की तरह होती थी, और जो फुल सिटीजन्स होते थे उन्हें ही आर्मी में भेजा जाता था। और सिटीजन वुमेन्स को, ट्रेडर्स को और जो बाहरी व्यक्ति हैं फॉरेनर्स को कभी भी सिटीजनशिप नहीं दिया जाता था। लाखों की संख्या में गुलाम रखे जाते थे जो कारखाने, खेत, घरों और दुकानों में काम करते थे, और उन्हें ना ही नागरिक माना जाता था। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले के समय में राजा बनते थे, अश्वमेधा यज्ञ करके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वर्ण देखा कि 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जनपद किन्हें कहते थे, जहाँ पर अपने पैर रखे वहीं बस गए उन्हें जनपद कहते थे। और बहुत से राजाओं ने खुद को जनपद कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो यज्ञ करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ऑक्युपाई करने लगे थे। तो कौन कौन से वो जनपद के बस्ती अवशेष में मिले हैं? तो पुराना किला दिल्ली में मिला है, मेरठ के पास हस्तिनापुर मिला है, अतरांजी खेरा मिला है ईटा के पास, और 2 उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वहीं से ये जो कटोरा जैसा है ग्रे पेंटेड मिट्टी का, ये मिला है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि महाजनपद कौन कौन से थे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है। फिर इसमें हम लोगों ने मगध और वैशाली के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये एक फोर्टिफिकेशन किया गया है कौसंबी का, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और वहीं ये फोर्टिफाई करने के लिए, राज्य चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए टैक्सेस लिए जाते थे, जो कि एग्रीकल्चर पे 1/6 की मात्रा में 1/6 टैक्स लिया जाता था, 1 भाग, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट पर्सन से भी लिया जाता था कि वो महीने में 1 दिन बस राजा के लिए काम करें। और जो चरवाहे या पशुपालक होते थे उनसे कहा जाता था कि वो जो पशु कोई भी प्रोड्यूस दे उसे टैक्स के रूप में दिया जाए, एक लिमिट में। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी टैक्स लगता था। और जो हंटर्स होते थे, शिकारी होते थे, उनसे भी जंगल से सामान लाने कहा जाता था। उसके बाद एग्रीकल्चर में कैसे बदलाव आया, तो लोहा का यूज वो लोग धीरे धीरे ज्यादा करने लगे थे और वो धान उगाने लगे थे, ठीक है। उसके
उसके बाद मगध में हम लोगों ने देखा कि मगध 200 सालों तक बिल्कुल महत्वपूर्ण एरिया बना रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में जंगल था, जहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा थे, जिससे ये एरिया और स्ट्रांग हो जाता है। वहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वाटर और उपजाऊ जमीन होने के कारण फर्टाइल लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आयरन के बहुत से खदान थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट राजाओं को देखा, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलेक्जेंडर कैसे ब्यास नदी के आगे बढ़ ही नहीं पाया जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीतने आया था। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि जो पहला कैपिटल था वो मगध का राजगीर था, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गया था। फिर हम लोगों ने वज्जी को देखा जो एक गण और संघ था, ठीक है, जहाँ पे बहुत से राजा राज्य करते थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे अजातशत्रु वज्जी पे अटैक करना चाहते थे। बुद्धा से उन्होंने सलाह लिया तो बुद्धा ने उन्हें बताया कि वज्जी हमेशा तरक्की करते रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे 1500 सालों तक वज्जी पे हर राजा अटैक करने की चेष्टा करते रहे और कईयों ने किया भी, लेकिन आखिरकार गुप्ता रूलर्स ने ही उसे जीता। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखें कि कैसे एथेन में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इतना लिमिटेड था सिटीजनशिप और कितना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्लेव्स थे। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।